लिया वो एक्चुअली में अमिताभ जी ने, बरेली से हैं वो, जबलपुर से। उन्होंने सवाल किया था कि इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियां हमारे देश में मौजूद हैं या विश्व में मौजूद हैं, तो हम लोग इतनी सारी चिकित्सा पद्धति जो बहुत अपने आप को वैज्ञानिक और आधुनिक बोलती हैं और रिसर्च भी उसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे की होती है और बड़े बड़े उसके ऑर्गेनाइजेशन भी हैं दुनिया भर में, है ना। WHO है और भी दूसरे दूसरे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, कैंसर फाउंडेशन है। इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी हम लोग क्यों बार बार सभी को बोलते हैं कि आप नेचुरोपैथी ही अपनाइए। तो ऐसी क्या बात है या ऐसा क्या विज्ञान है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है, ऐसी कौन सी बात है जो नेचुरोपैथी को बाकी दुनिया की तमाम जो चिकित्सा पद्धतियाँ उससे बेहतर बनाती है या मोस्ट साइंटिफिक या मोस्ट नेचुरल बनाती है और कारगर बनाती है। तो इस विषय पे ही आज का हमारा ये सेशन रखा गया है। तो इसमें देखिए विषय तो बहुत बड़ा है। मैं यदि एक एक पैथी के बारे में आपको यदि बताना चालू करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं बहुत शॉर्ट में एक स्केच टाइप का आपको बताऊंगा कि ये पैथी है क्या। और आमतौर पे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित चिकित्सा पद्धति जैसे एलोपैथिक है, और आमतौर पे एलोपैथिक, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक तो उसके बाद ही नंबर उसका आता है। उसके बारे में ही ज़्यादा मैं आपसे चर्चा करूंगा और उस पर अंतर बताऊंगा आपको कि नेचुरोपैथी में और बाकी चिकित्सा पद्धतियों में अंतर क्या है। तो देखिए, चिकित्सा पद्धति का मतलब होता है कि बीमारी का कारण ढूंढना। कोई भी बीमारी आती है आपके शरीर में जिसको बीमारी बोला जाता है, वो अलग विषय है कि बीमारी किसको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मोटे तौर पे समझ लीजिए कोई भी शरीर में व्याधि आती है, कोई भी आपको दिक्कत होती है, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार, बीपी, शुगर, ये अलग अलग नाम है बीमारियों के। तो इसके कारण को ढूंढा जाता है। चिकित्सा पद्धतियों का यही काम है, सभी चिकित्सा पद्धतियों का यही काम है कि वो एक कारण को ढूंढती हैं और ये बताती हैं कि इस बीमारी का कारण ये है और इस कारण से बीमारी हो रही है। साथ में उसका समाधान भी बताते हैं और वो समाधान दवाइयों से होता है। इन जनरल सभी, आमतौर पे सभी चिकित्सा पद्धतियाँ नेचुरोपैथी को छोड़ के या नेचुरल हाइजीन जो लाइफ स्टाइल है बोलो या नेचुरल हाइजीन साइंस है, उसको छोड़ के बाकी तमाम चिकित्सा पद्धतियाँ जो हैं वो जो दवाइयों के ऊपर ही आश्रित रहती हैं। वो दवाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं जो केमिकल से बनती हैं और दूसरी होती हैं प्राकृतिक जो सोर्स है जिसमें जड़ी बूटी वगैरह आती है उससे बनती है। आमतौर पे इसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। केमिकल में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो एलोपैथिक में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और जो जड़ी बूटियों से बनती हैं वो जितनी दुनिया भर की जो लोकलाइज या इंडिजिनस बोलते हैं चिकित्सा पद्धतियाँ से, भारत की आयुर्वेद है, चीन की है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ जो मेडिसिन है वो है, यूनानी है, या ऐसी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ जो ज़्यादातर जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल करती हैं। और पहले एलोपैथिक आने के पहले, या जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलते हैं, एलोपैथिक नाम एक्चुअली में हैनीमैन ने दिया। हैनीमैन जो एक होम्योपैथी के आविष्कारक थे, उन्होंने पहली बार एलोपैथिक शब्द का इस्तेमाल किया मॉडर्न चिकित्सा पद्धति, जिसको हम लोग एलोपैथिक आज बोलते हैं। इस एलोपैथी का नामकरण जो है वो होम्योपैथी डॉक्टर ने किया। ये जान के आपको आश्चर्य होगा, लेकिन इसको बोला जाता है मॉडर्न चिकित्सा पद्धति। तो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के अलावा जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सभी हर्ब का इस्तेमाल करती हैं, प्राकृतिक सोर्स से, प्राकृतिक जो स्रोत से जो दवाइयाँ बनाती हैं उसका इस्तेमाल करती हैं। एलोपैथिक केमिकल का इस्तेमाल करती है। पहली, ऐसा माना जाता है कि पहली दवाई जो बनी वो बनी है अफीम से। अफीम मतलब जिसको लोग नशा करते हैं, उससे मॉर्फिन नाम की एक दवाई बनाई गई। उसी से फिर ऐसा माना जाता है कि एलोपैथिक का शुरुआत हुई।
तो ये तो अलग विषय है। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि इनका जो चिकित्सा पद्धति है अलग अलग, इनका बेस क्या है। जैसे आयुर्वेदिक का जो बेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे त्रिदोष चिकित्सा पद्धति बोलते हैं, मतलब वो मानते हैं कि शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं जिससे बीमारी फैलती है। उसमें है वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें बोलते हैं पंच महाभूत, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पंच तत्व भी आयुर्वेद का एक विषय है। वो ये मानते हैं कि पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है और इन पंच तत्वों का जो बैलेंस है हमारी बॉडी में वो बिगड़ जाता है तो रोग होता है। तो त्रिदोष के अलावा पंच महाभूत भी आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। उसके आधार पे भी वो चिकित्सा अपनी पद्धति को चलाते हैं। और एक और है, इसको लोग बोलते हैं सप्त धातु। 7 प्रकार की धातु मानते हैं वो शरीर में है, जिसमें है रस, रक्त। रस मतलब जिसमें लिम्फेटिक ग्लैंड आते हैं और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं। रक्त होता है, मांस होता है, उसके बाद फैट होता है, इसको लोग मेद बोलते हैं। और अस्थि और मज्जा, मज्जा मतलब बोन मैरो। तो इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। और इसको जब किसी बाहरी प्रभाव से या खान पान से या लाइफ स्टाइल जब इसमें परिवर्तन आता है तो बीमारी होती है। इसमें या तो सीक्रेशन बढ़ जाता है या सीक्रेशन कम हो जाता है या सीक्रेशन की क्वालिटी बदल जाती है तो उससे रोग होता है। तो इसको बोलते हैं सप्त धातु थ्योरी। और चौथी थ्योरी है आयुर्वेद की, इसको बोलते हैं मल थ्योरी। मल थ्योरी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट थ्योरी। इसमें होता है पसीना, स्टूल और पेशाब, मल मूत्र और पसीना। इसके आधार पे भी बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में तय की जाती हैं। और 5वें नंबर पे आता है जिसको लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रकृति, मरीज की प्रकृति कैसी है। वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, वात और कफ मिक्स प्रकृति है, या वात पित्त कफ तीनों को मिला के उसकी प्रकृति बन रही है। तो उसके हिसाब से मनुष्य का स्वभाव, उसके शरीर का ढांचा, उसके शरीर की बीमारी और उसके शरीर की बनावट, बाकी बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। इसको बोलते हैं बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 5 बिंदुओं पे आयुर्वेद जो है वो तय करता है कि मरीज को बीमारी क्या हुई है और कैसी है बीमारी का, उसका स्वरूप क्या है और इस पे क्या दवाई देना है हमको। तो ये दवाई जो होती है वो आयुर्वेद की ज़्यादातर दवाइयाँ, कुछ चीज़ों को छोड़ के जैसे स्वर्ण भस्म वगैरह, लोह भस्म वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बाकी ज़्यादातर दवाइयाँ जो है वनस्पति से, पेड़ पौधों से, फल से और फूल से, इससे उनकी दवाइयाँ बनती। तो प्राकृतिक सोर्स ही ज़्यादातर दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आती है होम्योपैथी। होम्योपैथी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बड़ी विचित्र है। जो लोग इसको यदि नहीं समझते तो उनको बड़ा आश्चर्य भी होता है। इसका जो मूल सिद्धांत है उसको बोलते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब लाइक क्योर्स लाइक। तो इसका सिद्धांत है कि जो पदार्थ शरीर में यदि वो उसका प्रवेश होता है, यदि उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो एक स्वस्थ आदमी के शरीर में एक दवाई यदि इस्तेमाल की जाए या उसका प्रवेश कराया जाए तो उसके शरीर में जो भी व्यवधान उत्पन्न होगा या जो सिम्टम आएंगे, ये सिम्टम का यदि मरीज आता है आपके सामने तो उसी दवाई को डाइल्यूट फॉर्म में या उसको तनुकरण बोलते हैं उसको यदि हम कम करते जाएंगे, उसके डोज को माइनस डोज यदि बनाएंगे तो उससे ही वो बीमारी ठीक हो जाती है। कैसे ठीक होती है कभी विषय लंबा है, कभी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन उसका मूल सिद्धांत है कि यदि अफीम खिलाने से किसी व्यक्ति को नींद आ जाती है तो अफीम की डाइल्यूट बहुत तरल मात्रा यदि हम उसकी खिलाते हैं उसको, तो बहुत ज़्यादा नींद जिस व्यक्ति को आ रही है उसकी नींद सामान्य हो जाएगी। मूल बात यह है। यदि मान लो एलो एक हर्ब होती है, उसको यदि खिलाने से किसी व्यक्ति को लूज मोशन होते हैं या दस्त लग जाते हैं तो उसी एलो की यदि डाइल्यूट, यदि तरल मात्रा में यदि उसको तनुईकरण करके यदि हम खिलाएंगे तो उसी व्यक्ति का ये जो डायरिया है या लूज मोशन है रुक सकता है। इसको बोलते हैं
लाइक क्योर्स लाइक। और दूसरा सिद्धांत है कि सिंगल मेडिसिन इस्तेमाल होती है, सिंगल मेडिसिन एंड मिनिमम डोज। और डोज जो होगा वो पोटेंसी में होगा। पोटेंसी मतलब क्रूड फॉर्म में नहीं होगा, जैसा प्रकृति में मिला हुआ उस फॉर्म में नहीं होगा, उसको डाइल्यूट किया जाता है। उसमें पानी मिला मिला के, एल्कोहल मिला मिला के उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसकी पोटेंसी बनती है। 1 से लेके 1000 और लाख तक पोटेंसी बनती है। मतलब एक बूंद दवाई में उसका मदर टिंचर बनाने का एक प्रोसेस है, उसमें यदि 99 बूंद हम एल्कोहल मिलाते हैं या पानी मिलाते हैं तो 1 पावर बनता है। फिर इसमें से यदि हम 1 बूंद निकालेंगे और उसमें, तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 6 या 7 पोटेंसी के बाद में उसमें दवाई की मात्रा तो ढूंढने से नहीं मिलती है। किसी भी लैब में, किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी मशीन में होम्योपैथी दवाई के बारे में कोई बता नहीं सकता कि इसमें क्या पदार्थ मिला हुआ है, क्योंकि वो इतना डाइल्यूट रहता है। फिर भी वो दवाई काम करती है। कभी इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कि दवाई कैसे काम करती है और लोग कैसे ठीक होते हैं। तो ये चिकित्सा पद्धति जर्मन में सैमुअल हैनुमैन ने इसका आविष्कार किया था, और वो खुद एक बहुत बड़े एलोपैथ थे। जब वो एलोपैथिक इलाज करते करते तंग आ गए, उन्होंने देखा कि मैं तो लोगों का उतना फ़ायदा नहीं कर पा रहा हूँ जितना होना चाहिए, बल्कि नुकसान ही होता है। तो उन्होंने फिर एलोपैथिक छोड़ के होम्योपैथी की अपना रिसर्च चालू किया। और एक्सीडेंटली वो एक मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन कर रहे थे और उनको होम्योपैथी के बारे में एक सूत्र मिला, और उसके बाद से होम्योपैथी का उन्होंने आविष्कार किया। और उस ज़माने में 32-33 दवाइयाँ उन्होंने खुद अपने ऊपर प्रूव की और उससे इलाज चालू किया। आज तो होम्योपैथी में हज़ारों दवाइयाँ, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाई किसी पैथी में है तो होम्योपैथी में। इसके अलावा एक चिकित्सा पद्धति और भी आई होम्योपैथी के ऊपर ही, उसका एक्चुअली में विकास हुआ, उसके बाद ही उसका विकास हुआ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये चिकित्सा पद्धति इटली के जेम्स सीजर मैटी एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने उसका आविष्कार किया। और उन्होंने करीब 128 पत्तियों के ऊपर अपनी सब दवाइयाँ बनाई। और उन दवाइयों को उन्होंने जो इस्तेमाल किया, उस इस्तेमाल का उनका जो आधार था कि शरीर में 2 सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है रक्त, ब्लड सर्कुलेशन, और दूसरा है लिम्फ सर्कुलेशन। लिम्फ जो हमारी बॉडी में गंदगी को निकालने का, ड्रेनेज का काम करता है। और ब्लड का काम न्यूट्रिशन ले जाना भी है, साथ में शरीर से गंदगी को भी निष्कासन के लिए ले जाना है। तो इनका कहना था है कि सभी बीमारियों की आमतौर पे जो वजह होती है वो मल का दूषित हो जाना, मतलब रक्त का दूषित हो जाना और लिम्फ का दूषित हो जाना। तो इसको यदि हम किसी तरीके से ठीक कर पाए तो सभी बीमारी ठीक हो जाएंगी। तो मैंने भी इसमें कुछ तो रिसर्च की है, लोगों को ये दवाई दे के देखी, तो मैंने देखा हाँ कुछ तो जगह इसका फ़ायदा होता है। तो ये मूल आधार था इलेक्ट्रो होम्योपैथी का और एलोपैथी का। लेकिन इसमें कॉमन क्या है, इस कारण से हम इनको रिजेक्ट करते हैं या इनका कम इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, या बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं जिससे शरीर को नुकसान ना हो। ऐसी क्या बात है तीनों में कॉमन? मैं अलग अलग ना चर्चा करके सभी की मैं एक साथ चर्चा करता हूँ। देखिए, तीनों में एक चीज़ सामान्य तौर पे देखने में आती है कि सभी लोग बीमारी के परिणाम का इलाज करने के लिए बोलते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो। इन तीनों में से या दुनिया की और भी जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जैसे चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो यूनानी हो गई, इन लोग भी हर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सभी लोग बीमारी के परिणाम को बीमारी मानकर इलाज करते हैं। जैसे मान लीजिए बुखार को आयुर्वेद भी बुखार मानता है, एलोपैथ भी बुखार मानता है, होम्योपैथी उसको सिम्टम के आधार पे बुखार मानता है और उसका इलाज करते हैं, उसकी दवाई देते हैं। बीपी को सभी चिकित्सा पद्धति बीमारी मानते हैं और उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से उसका इलाज करते हैं। कोई भी चिकित्सा पद्धति ये नहीं बोलती कि ये बीपी इस व्यक्ति के शरीर में कैसे आया, इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी प्रोसेस क्या है, शरीर में क्या चल रही है, किस कारण से किसी दूसरे व्यक्ति को ना होके इस व्यक्ति को ही क्यों ये बीमारी हुई। तो ये जो प्रोसेस है जिसका परिणाम इस बीमारी के तौर पे हम देख रहे हैं, इस प्रोसेस को समझने में
ज़्यादातर चिकित्सा पद्धतियाँ फेल हैं या उसको ध्यान नहीं देती। एकमात्र नेचुरोपैथी है जो इस बात पे ध्यान देती है, रिसर्च करती है और बताती है कि मूलतः जो बीमारी हमारे शरीर में होती है वो हमारी जीवन पद्धति, खान पान, वातावरण, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का ही परिणाम होती है। और इस व्यवधान की वजह से, प्राकृतिक नियमों के व्यवधान की वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो पदार्थ हमारे शरीर के काम के नहीं हैं, और वो हमारे शरीर में या तो एक्सेस हो जाए या तो वो हमारे शरीर के लिए किसी काम के नहीं है, तो वो हमारे शरीर में पड़े रहते हैं। यदि उनका निष्कासन होता रहता है तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। जैसे हमारे शरीर में रोज स्टोन बनते हैं, रोज कैंसर सेल बनते हैं, रोज यूरिक एसिड बनता है, रोज यूरिया बनता है, ये रोज बनते हैं। लेकिन इन पदार्थों की हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं है, तो शरीर इनको निष्कासित करता है। किडनी निकालती है, इंटेस्टाइन से निकलता है, पसीने से निकलते हैं, म्यूकस बन गया तो वो छींक के, खांस के हम लोग निकाल देते हैं। तो जब तक ये अवशिष्ट पदार्थ, जिनको हम फॉरेन बॉडी बोलें या मल बोलें या अवशिष्ट पदार्थ बोलें, ये हमारे शरीर में निकलते रहते हैं, तब तक हम लोग रोग मुक्त रहते हैं। जब इनकी बनने की मात्रा, इनके निकलने की मात्रा से ज़्यादा हो जाती है, तब हम बीमार पड़ना चालू करते हैं। तो ये सिद्धांत है नेचुरोपैथी का। और नेचुरोपैथी इसीलिए बीमारी के नाम पे ध्यान नहीं देती। वो बोलती है ये सिम्टम, ये बीमारी या ये तकलीफ आपको पैदा क्यों हुई, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके खान पान, आपके व्यवहार, आपके प्रकृति के बीच में सामंजस्य में कहाँ व्यवधान पैदा हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, उस बात को समझना और प्राकृतिक नियमों के हिसाब से अपने शरीर को संचालन करना, दिनचर्या को नियमित करना, खान पान को नियमित करना। इसीलिए नेचुरोपैथी के सिद्धांत पे मैं आपको भी एक एक करके बताता हूँ क्या सिद्धांत है और क्यों वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से बेहतर है। तो पहले मैं एक एक करके आपको उसके सिद्धांत बताता हूँ। मैंने नोट किया है, नेचुरोपैथी के सिद्धांत में बताता हूँ। आपको इसको याद करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। नेचुरोपैथी में सभी बीमारी, जितनी भी बीमारी होती हैं, सभी बीमारी जो होती हैं उनका कारण भी एक है और उनका इलाज भी एक है। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डिजीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर। हम लोगों के पास कभी कोई मरीज आता है तो वो चाहे कैंसर का हो, चाहे एसिडिटी का हो, चाहे पीलिया का हो, सबका समाधान एक ही है। जो ब्लड टेस्ट वगैरह हम लोग कराते हैं या ब्लड टेस्ट करे हुए वो लोग लेके आते हैं, ब्लड रिपोर्ट लेके आते हैं या स्कैन की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट देखते हैं, हम लोग समझते हैं स्टेज को बीमारी की, क्या स्थिति में उसकी शारीरिक स्थिति क्या है। लेकिन सभी का समाधान एक ही है, अलग अलग नहीं है। वही जीवन पद्धति, खाना भी जो है वो प्राकृतिक खाना है, धूप में रहना है, अच्छा पानी इस्तेमाल करना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना, योगा करना, ये सब प्राकृतिक चीज़ ही बताते हैं। तो सभी बीमारी का जो कारण एक ही है और उसका समाधान भी एक ही है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है नेचुरोपैथी का कि बैक्टीरिया, वायरस आर नॉट कॉज ऑफ डिजीज। बैक्टीरिया और वायरस जो है बीमारी पैदा नहीं करते, वो बीमारी वाले स्थान में रहते हैं। और उसको तो ज़्यादातर बोलते हैं हम लोग कि बैक्टीरिया वायरस इज नॉट एनिमी, दे आर आवर फ्रेंड। बैक्टीरिया वायरस जो है ना वो एक्चुअली में क्लिनजर है। आपकी बॉडी में जो गंदगी तैयार हो गई है, तो गंदगी या टॉक्सिन इज प्राइमरी, मॉर्बिड मैटर इज प्राइमरी। हमारे शरीर में जो मैंने पहले भी बताया कि गंदगी पहले बनती है, बैक्टीरिया वायरस बाद में आते हैं। तो बैक्टीरिया वायरस से डरते नहीं हैं नेचुरोपैथ के लोग, नेचुरलाइजन के लोग, उन लोग उसका स्वागत करते हैं और उसको मानते हैं कि हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। कुछ भी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया नाम की चीज़ नेचुरोपैथी में, नेचुरलाइजन में नहीं होती। तीसरा है एक्यूट डिजीज आर आवर फ्रेंड। जो तरुण रोग हैं, तरुण रोग के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं। तरुण रोग वो है जिसको आमतौर पे हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार, है ना, स्किन डिजीज। तो ये तमाम रोग जो हैं
उसको बोलते हैं तरुण या एक्यूट रोग। ये रोग शरीर में एक्चुअली में रोग नहीं है, इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को गलतफहमी है, और इस कारण से लोग इसका इलाज कराने लग जाते हैं। तो तरुण रोग एक्चुअली में इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन। सर्दी जब होती है, जब छींकते हैं आप, जब खांसते हैं, तो एक्चुअली में लंग्स में जमा हुआ, नेसल कैविटी में जमा हुआ एक्स्ट्रा म्यूकस निकालने का प्रयास शरीर करता है, वो आपको ठीक करने का प्रयास करता है। इसी तरीके से जब आपको लूज मोशन होते हैं तो शरीर में जमी हुई गंदगी को शरीर निकालने का प्रयास करता है। जब पसीना आता है तो पसीना से शरीर गंदगी निकालने का प्रयास करता है। जब स्किन डेज होती है तो स्किन डेज के थ्रू एक्यूमुलेटेड वेस्ट जो है, शरीर में जमी हुई गंदगी शरीर निकालने का प्रयास करता है। तो जितनी भी जो बीमारियां हैं जिसको हम तरुण रोग बोलते हैं, वो सभी रोग एक्चुअली में रोग ना होकर शरीर की क्लिनजिंग प्रक्रिया, साफ सफाई की प्रक्रिया का एक अंग है, और वो शरीर को एक्चुअली में मदद करने के लिए होता है। लेकिन क्योंकि हम उस बात को समझ नहीं पाते, तो हम उसका इलाज करा के जब उसको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तब असली रोग पैदा होता है, जिसको हम लोग क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। चौथा सिद्धांत ये है कि नेचर इज द ओनली हीलर। इसका मतलब होता है प्रकृति ही एकमात्र उपचार है। दुनिया में कोई भी रोग हो, किसी को भी हो, बच्चे को हो, बूढ़े को हो, जवान को हो, महिला को हो, पुरुष को हो, इस सब का समाधान नेचर के पास ही है। प्रकृति की ओर यदि आप लौटते हैं तो आपकी तमाम बीमारियों का समाधान हो जाएगा। इसके बारे में बहुत चर्चा पहले हो चुकी है। फिर नेचुरोपैथी में मरीज का इलाज किया जाता है, बीमारी का इलाज नहीं किया जाता। नेचुरोपैथी में कहीं भी शुगर का, टीबी का, बीपी का, थायराइड का, कैंसर का, इसका अलग अलग कोई इलाज नहीं है। इसमें टोटलिटी संपूर्ण रूप से मरीज के सिम्टम, उसकी स्थिति को देखते हुए कॉमन एक सामान्य इलाज है, वो सभी मरीज के ऊपर लागू होता है, वो एक सा है। उसका ये बात हो सकती है कि उसको लागू करने के लिए जो एक क्या बोलते हैं, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ उसको लागू किया जाता है, वो एक सीखने का विषय है। लेकिन इलाज तो एक ही है। इलाज वो है कि प्राकृतिक जो वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण में हम लोग रहें, प्राकृतिक खाना खाएं, उसी से सभी बीमारियों का इलाज होता है। फिर एक इम्पोर्टेंट है, जिसको पॉइंट है, जिसको सुन के शायद आपको आश्चर्य होगा कि डायग्नोसिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नेचुरोपैथी में बीमारी का नाम जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसे आमतौर पे जो चिकित्सा पद्धति हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहले आपको यदि कोई बीमारी होगी तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, स्कैन कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, उसको पता लगाते हैं कि आपको बीमारी क्या हुई है। तो बीमारी का नाम दे दिया जाता है कि आपको शुगर हो गई है, कल से आप शुगर के मरीज हैं, या आप बीपी के मरीज हैं, या आप कैंसर के मरीज हैं, या आपको सोराइसिस है, या आपको पीलिया है। तो ये बीमारी का एक नाम दिया था कब? जब वो पैथोलॉजिकल टेस्ट में वो चीज़ पकड़ में आ जाती है। लेकिन नेचुरोपैथी में किसी भी डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मरीज सामने आया, उससे हम लोगों ने पूछा, आपने पूछा, और उसको बताया कि आप देखिए यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, आप खाने पीने में आपकी गड़बड़ी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप धूप में नहीं रहते, आप शुद्ध पानी नहीं पीते, आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रहते हैं। ये जो लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल चेंज ही जो है वो एक्चुअली में ट्रीटमेंट है। फिर नेचुरोपैथी में जो इलाज होता है वो केवल फिजिकल लेवल पे नहीं होता है, फिजिकल के साथ में मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे भी इलाज होता है। कि जब हम प्रकृति की ओर लौटते हैं तो सिर्फ खाने पीने में ही परिवर्तन नहीं करते, उसके साथ में प्राकृतिक सोच क्या होती है? प्राकृतिक सोच होती है कि मेल मिलाप के साथ रहना, षड्यंत्र नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, संग्रह नहीं करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना, समाज में ज़्यादातर लोगों के फायदे के लिए जो चीज़ होती है, प्रकृति की जो वातावरण की, उसकी रक्षा करना, और समूह में मिलके रहना, ये सब प्राकृतिक सोच है। तो इस सोच को भी हम लोगों को बताते हैं, और वो भी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। मतलब कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली में मदद की ज़रूरत लोगों को पड़ती है, केवल फिजिकल मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिजिकल मदद तो करना ही है,
उसको डाइट बताना है, उसको एक्सरसाइज बताना है, उसको योगा बताना है, लेकिन एक जो मेंटल फैकल्टी के तौर पे उसके दिमागी जो संरचना है, उसका जो ढांचा है, वो भी बीमारी का एक कारण होता है, उसको भी बताना है। खाने के तरीके तरीके पे भी जोर देना है कि तुम कैसे खाते हो, वो भी बीमारी का कारण है कि जल्दीबाजी में तो नहीं खाते हो, आपको खाने को चबा के खाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो केवल ये शारीरिक तौर पे ही मदद की ज़रूरत नहीं होती है मरीज को, उसको मानसिक तौर पे उसकी लाइफ स्टाइल, उसके वर्क, उसकी आदतों में सुधार भी एक इस ट्रीटमेंट का पार्ट है कि उसको भी हमको नेचुरल तरीके से ही अपनाने की जरूरत है। फिर इसमें पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट होता है, किसी एक अंग का इलाज नहीं होता है। नेचुरोपैथी का जो 8वें नंबर का जो सिद्धांत है, उसमें किसी एक ऑर्गन का इलाज नहीं होता है, उसमें पूरे शरीर को एज ए होल एक यूनिट माना जाता है। जैसे एलोपैथिक में हार्ट की दवाई अलग है, शुगर की दवाई अलग है, बीपी की दवाई अलग है, क्योंकि वो मानते हैं कि एक एक अंग में रोग होता है। नेचुरोपैथी में पूरे शरीर को एक यूनिट, मोनोलिथिकल होल माना जाता है। वही पूरा ऑर्गन है, पूरा सिस्टम आपका बीमार है। इस पूरे सिस्टम को ही स्वस्थ करने के लिए, इसको ट्रैक में लाने के लिए, लाइन में लाने के लिए, स्वस्थ करने के लिए जो भी जीवन पद्धति या जो भी ट्रीटमेंट बताया जाता है, इसमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि नेचुरोपैथी एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता है। कोई भी ऐसे ड्रग जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, आपके होम्योस्टैटिक सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, या आपकी इंटरनल इकोनॉमी का जो आंतरिक जो संरचना है, उसका जो नियम है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, स्वास्थ्य की जो प्रक्रिया आपकी बॉडी में चल रही है उसको डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें यदि कुछ इस्तेमाल करने लायक चीज़ होती हैं तो वो सभी प्राकृतिक हैं, जिसको अपन पंच तत्व बोलते हैं, है ना, वही इसमें इस्तेमाल होती है। जैसे हवा, पानी, धूप, है ना, खान पान, एक्सरसाइज, वातावरण में रहना, प्राकृतिक वातावरण में रहना, इसमें कहीं भी दवाई नहीं है, इसमें कहीं भी कोई भी केमिकल, इवन जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल नहीं होता। जो आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, इसमें यदि दवाई के तौर पे यदि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो वो है खाना। उसको आप दवाई बोलें या कुछ भी बोलें, वो खाना है, वो दवाई नहीं है, वो न्यूट्रिशन है। इसके अलावा हर कुछ लोग करते हैं इस्तेमाल, लोग बोलते भी हैं कि लोगों ये तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं नेचुरोपैथ लोग, लेकिन बेसिक जो नेचुरोपैथी है, जो क्लासिकल नेचुरोपैथी है, क्लासिकल नेचुरल हाइजीन है, उसमें मेडिसिन का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। मेडिसिन की इसमें कोई जगह नहीं। इसके बाद क्रोनिक डिसीज के बारे में ये कहा जाता है नेचुरोपैथी में कि ये थोड़ा समय लेती है। एक्यूट डिजीज को तो बीमारी माना ही नहीं जाता नेचुरोपैथी में, वो तो शरीर की क्लिनजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया, मल निष्कासन, अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन की प्रक्रिया में जो सिम्टम पैदा होते हैं उसको ही लोग बीमारी का कारण समझ लेते हैं। लेकिन जब इसको सप्रेस करते हैं तो बीमारी क्रॉनिक हो जाती है। ये क्रॉनिक डिसीज के बारे में अपन को समझना पड़ेगा हम लोगों को। इसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, कई बार लोग बड़े इम्पेशेंस हो जाते हैं। तो देखिए, ये है एक क्या बोलना चाहिए, सालों की प्रैक्टिस है। सालों की प्रैक्टिस मतलब 150-200 सालों की प्रैक्टिस है ज़्यादातर, कि हम लोग ने एक बात दिमाग में बैठा ली है, जहाँ ये दिक्कतें सबको आ रही हैं, कि ये इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह ये होता है कि जो चीज़ बचपन से हमारे दिमाग में एक बार डाल दी गई है और उसकी हमारी आदत पड़ गई है, तो वो चीज़ें हमारे शरीर से, हमारे दिमाग से, हमारी प्रैक्टिस से निकलती नहीं। जैसे एलोपैथिक या आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में एक बहुत अच्छा एक प्रभाव समाज के ज़्यादातर लोगों के ऊपर है, और लोग ऐसा समझते हैं कि यदि इस चिकित्सा पद्धति का में इलाज करते करते यदि मेरी मौत भी हो जाती है तो तब ये मानते हैं कि ये मौत जो है वो बीमारी से हुई है, दवाइयों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये सुविधा, ये फैसिलिटी, ये कॉन्फिडेंस केवल एलोपैथिक को या मॉडर्न चिकित्सा पद्धति को मिला हुआ है। इसके अलावा
यदि किसी भी चिकित्सा पद्धति में इलाज कराते कराते यदि किसी की मौत हो जाती है, तो जनरल कंसेप्शन ये है कि वो मानते हैं कि ये मौत जो है ना, ये चिकित्सा पद्धति अपनाने से हुई है, क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति डेवलप नहीं है, ये उन्नत नहीं है। ऐसा आम लोगों के अंदर धारणा है। तो इसीलिए लोग जब भी कुछ भी होता है भाग के वो वहाँ जाते हैं और इलाज कराते हैं, जबकि रिसर्च ये बताती है, अमेरिका में भी एक रिसर्च हुई थी कि हॉस्पिटल में जो डेथ होती है उसमें से 1/3 डेथ तो दवाइयों से हो जाती है, उसमें जो प्रोसीजर इस्तेमाल किए जाते हैं उससे हो जाती है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में धारणा है और अभी सालों तक बनी रहेगी जब तक कि लोग समझ ना पाए, शिक्षित ना हो पाए कि बीमारी का असली कारण केमिकल ही है, बैक्टीरिया वायरस नहीं है, लाइफ स्टाइल है और केमिकल है जो हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर के सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। ये नेचुरोपैथी से संबंधित जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान रखते हैं, बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि एक्चुअली में वास्तव में केमिकल से या दवाइयों से कोई इलाज होता नहीं है। वो बल्कि हमारे शरीर में बर्डन पैदा करते हैं और टेम्परेरी हमको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि शायद थोड़ा सा मुझे राहत मिली है, थोड़ी सी मुझे मदद मिली है, लेकिन वो किसी न किसी दूसरे अंग को डिस्टर्ब करते हैं और उसकी एंजाइम एक्टिविटी को, उसकी हार्मोन एक्टिविटी को, उसके होम्योसिस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। एक अंग के डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरे अंग का काम चलाते हैं, दूसरे अंग को डिस्टर्ब करते हैं, तीसरे अंग का काम चलाते हैं। इस तरीके से चलता रहता है। तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो एक एक विषय को लेकर, जैसे बीपी है, शुगर है, इसमें कैसे जब हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं या कोई केमिकल लेते हैं तो हमारे शरीर का जो सिस्टम है, जिसको बोलते हैं होम्योस्टैटिक सिस्टम, जो एक सामंजस्य और स्थिरता बनाए रखता है। बीपी बढ़ता है तो उसको कम करता है, कैल्शियम बॉडी में कम होता है तो रीएब्जॉर्ब करता है, पानी कम होता है तो रीएब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा होता है तो उसको निकालता है, ज़्यादा शुगर हो जाती है तो उसको पेशाब से बाहर करता है। तो हमारे शरीर का एक खुद का एक बहुत पावरफुल मैकेनिज़्म है। ये मैकेनिज़्म यदि ठीक ठाक काम करेगा तो हमको बीमारी नहीं होगी। तो कैसे जब हम केमिकल खाते हैं, कैसे हम जब सिंथेटिक दवाई खाते हैं, तो हमारे शरीर का ये जो सिस्टम है, होम्योस्टैटिक सिस्टम है, ये कैसे डिस्टर्ब होता है और कैसे हमको इस बात का एहसास होता है कि हम ठीक हो रहे हैं, टेम्परेरी हो एहसास होता है, और दवाइयाँ एक्चुअली में दूसरे अंग को आपको डैमेज करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो अभी इस मीटिंग में तो ये संभव नहीं है, लेकिन किसी और मीटिंग में एक एक दवाइयों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक हर्ब के ऊपर चर्चा करेंगे और करके बीमारी के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि कैसे बीपी की दवाई जो हम लोग लेते हैं वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से जो लगता है कि हमारा काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे सिस्टम को, जो बहुत अच्छा सिस्टम है आपके बॉडी का, वो सिस्टम को वो डैमेज करते जाती है, जिसका परिणाम कुछ सालों में या कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हमको देखने मिलता है। तो ये नेचुरोपैथी के मूल सिद्धांत मैंने 10 आपको बताए, और हम लोग नेचुरोपैथी को इसलिए महत्व देते हैं, ये सिर्फ मेरे कहने की या सिद्धांत की बात नहीं है, ये खुद की अपनाई हुई बात है। और उस सरल उदाहरण से शायद आप समझ पाएंगे, थियोरटिकल समझने में जिनको दिक्कत होती है, कि मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि एक जंगल का जो जानवर है, जो एक प्राकृतिक वातावरण में रहता है, प्राकृतिक खाना खाता है, प्राकृतिक नियमों के साथ सामंजस्य बैठा के अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको यदि हम शहर में ले आते हैं और ले आके उसको अप्राकृतिक पका हुआ भोजन, पका हुआ मांस एक पिंजड़े में उसको रख दें, उसकी जो मूवमेंट है उसको हम ख़त्म कर दें, उसके समूह से उसको हम अलग कर दें, 2-4 शेर के, 2-4 जानवरों के बीच में उसको रख दें, तो जब वो बीमार होता है और उसकी हम दवाई चालू करें, फिर एक डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर रख दें कि देखो उसको ट्यूमर हो गया, देखो उसके पैर में घाव हो गया, देखो उसको सर्दी हो गई, देखो उसको बुखार आ गया, इसको थायराइड हो गया, और उसके ऊपर हम रिसर्च चालू कर दें। तो ये तरीका अच्छा है कि उसको, उस शेर को उठा के चिड़ियाघर से निकाल के सीधे जंगल में छोड़ दें। जिस दिन हम उसको जंगल में छोड़ेंगे, उसका शरीर खुद अपने आप ठीक होना चालू करेगा। जिस वातावरण के लिए वो बना हुआ है, शेर जिस वातावरण के लिए बना हुआ उस वातावरण में रखना होगा, चिड़िया जिस वातावरण के लिए बनी उस वातावरण में रखना पड़ेगा, मछली जिस वातावरण के लिए बनी उस वातावरण में उस मछली को रखना पड़ेगा, वो स्वस्थ हो जाएगी। ऐसे ही हम मनुष्य जिस वातावरण के लिए बने हैं, उस वातावरण में यदि हम अपने आप को रखते हैं, या मुझे कोई सलाह देता है रखने की,
तो मेरे शरीर की बीमारी अपने आप ठीक ही हो जाएंगी। वो वातावरण क्या है? वो वातावरण है सबसे पहले प्राकृतिक खाना खाना, दूसरा प्राकृतिक इन्वायरमेंट में रहना। प्राकृतिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है मुझे धूप भी मिलना चाहिए, मुझे पानी भी मिलना चाहिए, मुझे शुद्ध हवा भी मिलना चाहिए, मुझे हरियाली के बीच में अपना जीवन यापन करना चाहिए, और मुझे समूह में रहना चाहिए। साइकोलॉजिकल एक्सचेंज होना चाहिए, कोऑपरेशन एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। तो ये सब वातावरण है, ये हेल्थ को पाने के लिए, बीमारी से निकलने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इसके लिए बने हैं। अब उसकी जगह पे हम क्या तय करते हैं कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है, इंजेक्शन लेना है, सोनोग्राफी कराना है, ऑपरेशन कराना है, अंगों को कटवाना है, तो ये कर सकते हो आप, ये चॉइस आपके पास में है। लेकिन एक बहुत सामान्य सी, सरल सी एक सलाह है, जिसको यदि आप समझ पाए कि आप ही नहीं, दुनिया के तमाम जीव के जिंदा रहने के लिए एक वातावरण कंपलसरी होता है। ऐसे मनुष्य के जिंदा रहने के लिए भी एक वातावरण, कुछ कंडीशन कंपलसरी है। उस कंडीशन को यदि आप नेगलेक्ट करते हैं तो दुनिया की कोई भी चिकित्सा पद्धति आपको बचाने वाली नहीं है। आप बहुत जल्दी ही आपका नुकसान होने वाला, बड़ी बीमारी होके आप मृत्यु के गाल में जाएंगे। लेकिन यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको इस पद्धति पे विश्वास करना होगा, समझदारी के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, इंटेलिजेंस के आधार पे, और समझदारी के आधार पे आपको खाना होगा, प्राकृतिक खाना खाना होगा, प्राकृतिक वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रहने का प्रयास। शहर के लोगों को इनको दिक्कत होती है, लेकिन छुट्टी वाले दिन जाए, वो घूमें, घर से बाहर निकलें, धूप में जाए, पेड़ पौधों के बीच में रहे, बच्चों को ले जाए। और ये कल्चर जो है हम लोगों को बचपन से ही बच्चों को सिखाना पड़ेगा। हम लोग तो बचपन से जो खा पी के अपनी आदतों को बिगाड़ चुके हैं, अब हम लोग भुगत रहे हैं। बहुत सारे लोग, हम लोग इससे मुक्त हो चुके हैं। लेकिन जितनी जल्दी आप समझ पाएंगे उतनी जल्दी आप, एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है, इसमें कोई रास्ता नहीं है, अंधेरे ही अंधेरा है। जितना भी ट्रीटमेंट कराएंगे, आपका ट्रीटमेंट की मात्रा, दवाइयों की मात्रा, डॉक्टरों के, स्पेशलिस्ट की मात्रा, हॉस्पिटल जाने की फ्रिक्वेंसी, ये सब बढ़ते जाना है। आपकी समय, आपके जीवन का जाना है। तो एक बहुत सरल नियम है, क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं, या हमने समझना नहीं चाहा। कभी किसी ने बताया तो समझना नहीं चाहा, लेकिन ये समझना पड़ेगा, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। बीमार होना कोई बहुत मज़ेदार बात नहीं है, कोई बहुत गर्व की बात नहीं है। स्वस्थ रहना गर्व की बात है। बीमारी रहित, डॉक्टरों की गुलामी से मुक्त जीवन जो है ना, बहुत आनंददायक है। और हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप स्वस्थ रहेंगे। दुनिया में जो भी काम हमारे ऊपर पड़े हैं, जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ी है, उसको करने के लिए एकमात्र मशीनरी हमारे पास है, वो है हमारा शरीर। और इस शरीर की देखभाल करना मेरी शारीरिक जिम्मेदारी है। बीमार होना एक सोशल क्राइम है, और उस समय जब हम अपनी लापरवाही से बीमार होते हैं, तो बीमार होने का हमें कोई अधिकार नहीं है। शरीर मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये प्रकृति की देन है, मदर फादर के थ्रू प्रकृति की गिफ्ट है। इस शरीर को मुझे फिजियोलॉजिकल लेवल पे, शारीरिक लेवल पे उन्नत बनाना है, और मानसिक लेवल पे उन्नत बनाना है। ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है। तो हमको ये समझना है, और अपने मित्रों को, अपने परिवार के दूसरे लोगों को, रिलेटिव्स को, सबको समझाना है कि स्वस्थ रहना बहुत ईजी है। एक बार प्रयास करके तो देखिए, एक बार आदत बदल के तो देखिए, एक बार प्राकृतिक खाना खा के तो देखिए, एक बार व्यायाम करके तो देखिए। धीरे धीरे शरीर परिवर्तन करेगा। जब शरीर को सही चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, आप सही वातावरण उपलब्ध कराएंगे, तो सही तरीके से चलेगा। अभी गलत वातावरण उपलब्ध कराया हुआ है आपने, तो बीमार हो रहा है। जब प्राकृतिक चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा, जब आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और जैसे आप उस गलती को धीरे धीरे ठीक करते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे। आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। तो नेचुरोपैथी में सभी लोग, जो लोग थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो सब अपने डॉक्टर हैं। देखिए, हमारे पास में अभी लखन पाल जी वहाँ से हैं, क्या बोलते हैं, बेनखेड़ी से हैं। वो सालों डॉक्टरों के चक्कर काट काट के परेशान हो गए, तो उनका टाइफाइड ठीक नहीं होता था। बहुत समझदार व्यक्ति हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। वो मेरे पास आए, और बहुत जल्दी उन्होंने समझ लिया है कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, जिससे मैं 4 साल 5 साल से पीड़ित हूँ, ये कोई बीमारी नहीं है।
और उनको मैंने समझाया और आज वो देखिए रोग मुक्त हो गए। तो ऐसे हजारों लाखों लोग हमारे समाज में पड़े हुए हैं, और ये सिर्फ मेरी नहीं, आप सभी की जिम्मेदारी है कि समाज में इस विचारधारा को, इस अवेयरनेस को, इस सोच को फैलाएं, जिससे हम लोग एक बहुत बड़ी परेशानी से हमारे परिचितों को, अपने मित्रों को और समाज के बहुत सारे लोगों को निकाल सकते हैं, और निकालना चाहिए। जब आप एक सत्य को जान चुके हैं और वो सत्य कितना कारगर है इसको भी जान चुके हैं, तो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि उस सत्य को फैलाएं, लोगों को बताएं और लोगों को मदद करें। बेचारे बहुत परेशान हैं लोग, बहुत दुख में, बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में। लोग ज़मीन जायदाद बेच के, कर्ज लेके इलाज करा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है समाधान हमारे हाथ में है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो अपना समय कुछ निकालिए। मैंने ऐसे भी थोड़ा रिक्वेस्ट किया है सभी लोगों से कि अपने मोहल्ले में छोटी छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, मुझसे समय लीजिए, मैं जाऊँगा। आप भी सिखाइए अपने अपने लेवल पे लोगों को। जो कुछ समझ में नहीं आता मुझसे पूछिए, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ आपको। कभी कभी बिजी रहता हूँ, लेकिन बाकी समय मैं सभी टाइम आप लोग के लिए उपलब्ध हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं समझाऊँगा, जितना मैं जानता हूँ उतना समझा दूँगा। आगे आपको भी अपने लेवल पे प्रयास करना है, सीखना है। और ये अपने जीवन का एक मिशन होता है ना, जैसे सभी का धर्म होता है, ऐसे हमारा मिशन है। आपका भी मिशन होना चाहिए। जितना समय मिले आप जब भी जहाँ बैठें, लोगों को अच्छी आदतें सिखाएं कि क्यों चाय पीने से नुकसान होता है, क्यों शराब पीने से नुकसान होता है, क्यों तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, क्यों खाने को इस तरीके से नहीं खाना चाहिए, इस तरीके से खाना चाहिए। ये सब बातें आप बहुत सारी जानते भी हैं। तो इसी को हमको लोगों तक पहुँचाना है। तो ठीक है, मैं अभी अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। 15 मिनट बचा हुआ है, तो इसमें यदि आप में से किसी का कोई सवाल होगा तो, हालांकि बहुत शॉर्ट में बताया, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही होंगी, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उतना डिटेल नहीं कर पाया। तो आपका यदि कोई सवाल हो तो बताइए, मैं उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। नहीं है कोई सवाल तो फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है, मूल तौर पे जोर देने का विषय ही था कि आप सभी लोग इस बात को समझें। और एक शुरुआत थी हमारी कि इस तरह के सेशन अब चालू करें, जिसमें इसको एजुकेशनल सेशन बोलिए या अवेयरनेस प्रोग्राम बोलिए। ये अभी हर महीने एक बार होगा। कोशिश करेंगे इसको 15 दिन में करने की। और आप सबसे मेरा ये आवेदन है कि आपके मन में भी यदि कोई सवाल आता है, यदि अभी नहीं बोल पा रहे हैं तो उसको ग्रुप में डाल देंगे और उसको मैं नोट कर लूँगा। तो जैसे ये सवाल, आज का जो सवाल था, ये अमिताभ भाई ने उठाया था, उनका सवाल था। तो ऐसे ही आप भी सवाल करिए, उसको मैं नोट करके फिर जब भी संभव होगा समय निकाल के मैं उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इवन थ्योरेटिकल सवाल के अलावा भी यदि बीमारी के ऊपर भी यदि कोई चाहता है कि बीपी के ऊपर एक पूरा सेशन किया जाए, शुगर के ऊपर किया जाए, कैंसर के ऊपर किया जाए, या दूसरी बीमारी हैं उनके ऊपर किया जाए, तो वो भी कर सकते हैं। या कहीं आपको खाने पीने की आदतों में परिवर्तन करने में कोई दिक्कत आ रही है कि फ्रूट डाइट या सलाद खाने में, या हाँ जी बताइए, रीति बंसल जी बताइए। किसी का सवाल था, रीति जी ने। हाँ जी, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ अभी कि नमक का और कुक्ड फूड छोड़ पाऊँ, पर अभी हो नहीं पाता। अभी एक टाइम पे तो आ गए हम लोग, पर फिर भी मतलब मुश्किल रहती है। देखिए वो तो रहेगी, क्योंकि नमक जो है ना, नमक और कुक्ड फूड जो होता है और अन्न, इसकी क्रेविंग तो हमारे डीएनए में घुसी हुई है ना, सालों से है, सालों से हम लोग खा रहे हैं। तो प्रयास से ही जाएगी। और इसको आप ऐसा करिए कि पहले हफ्ते में एक दिन छोड़िए, अच्छा। कि 6 दिन खाते हैं, एक दिन 100% हम रॉ फूड पे रहेंगे। और देखिए मैं तो एकदम 100% रॉ फूड के फेवर में भी नहीं हूँ। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि देखिए समाज में हमको रहना है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि रॉ फूड की लिमिटेशन क्या है, और रॉ फूड को भी हम किस रूप में क्या बोलते हैं, कुक्ड फूड की लिमिटेशन क्या है, और वो किसी भी बीमारी से उभरने के लिए लाभदायक नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं करती, उसको छोड़ना ही पड़ेगा।
लेकिन जब आप स्वस्थ हैं तो ओकेशनली बीच बीच में यदि कुक्ड फूड खाना पड़े या खाएं उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कितना खाना है और कैसे खाना है और किस फॉर्म में खाना है। तो हम तो अभी ट्रांजिशनल पीरियड में हम लोग चल रहे हैं। अभी पूरा समाज तो रॉ फूड पे आया नहीं है, या बहुत 1% भी नहीं। हम तो बोलते हैं कि 0.00 कितना 1% भी होगा जो लोग रॉ फूड पे रहते हैं। तो अभी बहुत लंबी यात्रा हम लोगों को करनी है। तो ज़्यादातर आपका 80%, 75%, 80% यदि रॉ फूड रहता है तो 10%, 15% यदि कुक्ड फूड खाते हैं और सही तरीके से खाते हैं उसको, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। लेकिन ये तो बात तो पक्की है कि यदि आप बीमार होते हैं तो फिर तो आपको रॉ फूड पे आना पड़ेगा, या फास्टिंग पे आना पड़ेगा, जूस पे आना पड़ेगा। तो यदि आप एक टाइम रॉ फूड खाते हैं तो बीच बीच में आप एक दिन का, 10 दिन में, 15 दिन में जूस फास्ट करिए। सर जूस फास्ट फूड नहीं करता, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मैंने कोशिश की नहीं थी। नहीं, तो देखिए कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उससे घबराइए नहीं, उसको आपको एनिमा लेके निकालना। वो क्लिनजिंग की प्रक्रिया है। कॉन्स्टिपेशन होना और लूज मोशन दोनों ही क्लिनजिंग की प्रक्रिया है। अच्छा। बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। वो टॉक्सिन का फॉर्म ऐसा है कि वो स्टूल को डिहाइड्रेट कर देता है। तो आप जूस फास्ट करें तो क्लिनजिंग के लिए आप एनिमा ज़रूर लें, उससे फ़ायदा होगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जूस फास्ट करना चाहिए, या ऐसे वाटर फास्ट भी करिए। वाटर फास्ट करना चाहते हैं तो वो क्लिनजिंग आपको करना है। यदि कुक्ड फूड आप खाते हैं बीच बीच में तो आपको एनिमा भी लेना पड़ेगा, और 15 दिन में एक बार आपको वो लेना पड़ेगा, क्या बोलते, जूस फास्ट या फास्ट करना पड़ेगा। और किसी का सवाल है? और सर प्लीज अगर हो पाए तो बीपी पे एक सेशन कीजिए। जी जी ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट बीपी पे अपन कर लेंगे। और किसी का सवाल है? कृष्णा जी, अश्विनी सर जी, हाँ रावत जी बताइए। हाँ सर जी, हाँ सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर, किसी भी व्यक्ति का मतलब नेचुरल दिन किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से मतलब दिन अच्छा, मतलब किस तरह से गतिविधि रहना चाहिए? देखिए जनरल एक्टिविटी ये है कि एज के हिसाब से तो स्लीप चाहिए आपको। पहली सबसे बड़ा काम तो नींद होना चाहिए। तो 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। इसके बाद यदि खाने को आप 8 घंटे के अंदर सीमित करते हैं, 10 से 6 या 12 से 8, तो इसके बीच में ही आपको खाना है। 16 घंटे आपको खाली पेट को रखना है। 8 घंटे खाना, 8 घंटे डाइजेशन एसिमुलेशन, और 8 घंटे एक्सक्रीशन। ये कॉमन तरीका है बिना बीमारी के यदि आपको जीवन जीना है। अब ये सवाल होता है कि इस 8 घंटे के भीतर हम क्या खाएं। तो ज़्यादातर आपका 70-80% जो है वो आपका रॉ फूड होगा, और 20% ही कुक्ड फूड होगा। तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और बीच बीच में जैसा मैंने बताया फास्टिंग या एनिमा लेते रहेंगे, और एक आध जूस फास्ट कर लेंगे, तो कभी बीमार नहीं होने वाले। साथ में शरीर की मसल्स को मूवमेंट देना पड़ता है, उसके लिए एक्सरसाइज करिए, पैदल चलिए, योगा करिए, और एक अच्छा वातावरण अपने आसपास तैयार करिए। मतलब ऐसे मित्र बनाइए जो अच्छी सोच वाले हों, गाली गलौज ना करते हो, शराब पीने या दूसरी गंदी आदतें ना हो, जो अच्छी चर्चा करते हैं हिस्ट्री के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर चर्चा करते हो, आपके आगे बढ़ने में जो जिस सोच की ज़रूरत हो सोच वो रखते हो। तो ऐसे एक ग्रुप बनाइए आप अपना, बहुत ज़रूरी है। वो ग्रुप होना चाहिए, वो एक वातावरण देता है आपको जहाँ आप अपनी बातें रख सकते हैं, जो आपकी सीरियस बात को मजाक में ना लेता हो, जो चीट ना करता हो। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम समाज में इस तरह का ग्रुप बनाएं, इस तरह की हेल्थ अवेयर पीपल हों जो समझते भी हों। नहीं तो पता लगा आप किसी के घर गए, वो जिद करके आपको कुछ ऐसी चीज़ खिलाएगा जिससे आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन आप ऐसे भी हैं घर जिनके यहाँ मैं जाता हूँ, उनको मालूम है मैं जाता हूँ तो फल ही देते हैं, सलाद ही देते हैं या जूस ही देते हैं। उनको मालूम चलेगा कि मैं उस तरीके से खाता पीता नहीं हूँ। तो वो वातावरण ऐसा बन जाता है, धीरे धीरे वो बनाना पड़ता है। कई मंदिरों में जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ के पुजारी भी मुझे कभी भी मिठाई नहीं देते हैं, फल ही देते हैं। क्योंकि पहली बार जब उन्होंने दिया तो मैंने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप क्या फल का, भगवान के प्रसाद का निरादर कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं भगवान का बनाया हुआ प्रसाद ही खाता हूँ, ये डुप्लीकेट वाला नहीं खाता हूँ जो किचन में तैयार होता है। तो मैं प्राकृतिक फल
या प्रसाद खाता हूँ। तो फिर वो समझ गए पंडित, उनको देने लगे, उनको अच्छा भी लगा। तो वैसे क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, वो बन जाता है। तो 8 घंटे के भीतर खाइए, 8 घंटे रेस्ट करिए और 8 घंटे एक्सक्रीशन के लिए दीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और बताइए, और किसी का कोई सवाल? और ये बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, पैसा हमारे पास है, हमारे पास सोर्स हैं, लेकिन वो सोर्स को हमको दवाइयों में, डॉक्टर के पास और हॉस्पिटल में कौन ना बर्बाद करना है। हमको दुनिया देखनी है, अच्छी पिक्चरें देखनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे लोगों से मिलना है, दुनिया देखनी है, उसमें खर्च करिए। डॉक्टर के पास पैसा खर्च करना तो धन का दुरुपयोग है, समय का दुरुपयोग है, लाइफ का दुरुपयोग है। इवन मैं तो बोलता हूँ, यदि आप 100 साल भी जिंदा रहते हैं तो भी डॉक्टर के पास एक दिन भी जो आपने दिया ना, वो भी आपका समझ लो बर्बाद किया, वो किसी काम का नहीं है। तो एक दिन भी नहीं जाना चाहिए। तो आपको इंटेलिजेंटली खाना खाना है। मैं नहीं बोलता कि 100% फ्रूट पे रहो, 100% फ्रूट डाइट पे रहो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि ज़्यादातर खाना जो है आपका रॉ फूड होना चाहिए। और जब भी आप कभी धोखे से संयोगवश बीमार पड़ते हैं, तो तब तो आपको रॉ फूड पे ही रहना पड़ेगा, जूस पे रहना पड़ेगा, फास्ट पे रहना पड़ेगा। ये एक सरल तरीका है। इसका मतलब है कि आप खुद अपनी बीमारी को समझते हैं और अपना इलाज आपके पास में, किसी डॉक्टर के पास एक्सीडेंट को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे आपको बीपी हो, शुगर हो, कैंसर हो, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। जी सर। हाँ जी सर, अभी आपने जैसे ही कहा कि डॉक्टर के पास एक्सीडेंट छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कौन से एज तक? भाई, ऐसे हड्डी 4 टुकड़े में आप टूट गई, हड्डी टूट गई है ना, या आप एक बहुत हाँ सर, जैसे एक्सीडेंट को हटा करके, मतलब अगर आप बोले ना कि जैसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कब तक के, कौन से एज तक के? किसी को नहीं पड़ती है, टिल डेथ। ओके। भाई, जंगल में जानवर बुढ़े नहीं होते हैं क्या? होते हैं। हाँ, तो मर जाते हैं, प्राकृतिक मौत मरते हैं, बीमारी से को ना मरते हैं वो। जंगल में जानवर लोग बीमारी से नहीं मरते हैं। यदि आप प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, प्राकृतिक खाना खाते हैं, तो मौत तो अवश्यंभावी है, होना ही है, लेकिन आप बीमारी से मरने वाले नहीं हैं। आप ओल्ड एज से मरेंगे। धीरे धीरे आपके सेल की ग्रोथ, कम सेल बनेंगे, मरेंगे ज़्यादा। धीरे धीरे आपका शरीर सिंक होता जाएगा, धीरे धीरे आपकी भूख खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे प्यास खत्म हो जाएगी, और आप जैसे दिया बुझता है वैसे बुझ जाएंगे। ना दर्द होगा, ना कहीं तकलीफ होगी, और शांतिपूर्वक हंसी हंसी आपका निर्माण हो जाएगा। तो ये तो प्राकृतिक तरीका है। ये तो हॉस्पिटल में होता, चिल्ला चिल्ला के, दहाड़े मार के लोग चिल्लाते हैं और रोते हैं, तकलीफ होती है, फिर मृत्यु निकलती है। ये तो शहर में होता है। जंगल का नियम प्रकृति का नियम नहीं है। प्रकृति का नियम है शांतिपूर्वक मृत्यु और आनंददायक जीवन, हैप्पी लाइफ। हाँ जी, बताइए, और किसी का कोई सवाल? तो ठीक है, फिर इसको कंक्लूड करते हैं हम लोग, यदि और किसी का कोई सवाल। हाँ जी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम सर जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वो चेंज ऑफ सीजन में है, चेंज ऑफ सीजन में आमतौर से लोगों को, मतलब जो फॉलोअर हैं, आप जो भी बताते हैं, अदर देन लोगों के लिए, जो चेंज ऑफ सीजन में आमतौर से जुकाम होता है, सर्दी होती है, बॉडी एक होता है वगैरह, और बुखार होता है, तो ऐसे केसेस को फास्टिंग से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए? सर, सबसे बढ़िया होता है ऐसे, यदि म्यूकस ज़्यादा आ रहा है बॉडी में और उसकी वजह से हो रहा है, सर्दी है, बुखार है, तो यदि सबसे फास्ट यदि आपको रिलीफ चाहिए तो वाटर फास्ट करिए, या लेमन वाटर फास्ट कर दिए और 2 या 3 बार एनिमा लीजिए, सबसे जल्दी आराम हो। या फिर यदि ये नहीं कर सकते, मान लो उनको दिक्कत होती, तो फिर सिट्रस फ्रूट जूस, खट्टे मीठे वाले जो फलों के जूस हैं, वो जूस पे उपास रहिए और एनिमा लीजिए और धूप में रहिए, इससे काम बन जाता है। लेकिन क्या होता है, देखिए, दिक्कत ये है कि वही मरीज हॉस्पिटल में जाके फीवर का 10 दिन इलाज कराए, वो सेटिस्फाई रहेगा,
लेकिन हम लोग के पास कोई भी नई चिकित्सा पद्धति या नया तरीका अपनाने में उसको लगता है अरे मैं ठीक नहीं हो रहा, अरे मैं ठीक नहीं हो रहा। तो हर बार जरूरी नहीं, वो डिपेंड करता है कितना वेस्ट आपकी बॉडी में है। किसी को बुखार हो सकता है 1 दिन में ठीक हो जाए, किसी को 2 दिन लगे। और दूसरी बात है, आप इस चीज़ को अपनाते कैसे हैं। लोग क्या करते हैं, चोरी छुपे खाते पीते रहते हैं, आपको बताते नहीं हैं और बोलते हैं। देखिए, प्रकृति के नियम जो है ना, वो कहीं भी उसमें गड़बड़ नहीं होता है। गड़बड़ जो होता है वो हम लोग करते हैं। और लोग मानते इसलिए नहीं है कि मान लेंगे तो जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाएगी, तो बोलेंगे अरे सर हम तो पूरा फॉलो कर रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो एकदम फिक्स है, फ़ायदा होना ही है, डाउट का संभावना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ जी, बताइए सागर जी, बताइए। म्यूट है, आपका म्यूट है सागर, म्यूट है। हाँ अमिताभ जी बताइए, कोई भी बोलिए, दोनों में से कोई भी। जी, ये अखिलेश सर ने जो बताया अभी सर्दी का, इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये सर्दी कितनी भी ज्यादा हो तेज, मुझे भी कई बार हुई है, ये अधिकतम 2 से 3 दिन लेती है ठीक होने में। यदि नींबू पानी हम लेते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं ले रहे हैं, एनिमा ले रहे हैं, तो ये अक्सर ये लगता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि लगता है यार कि अब मैं नेचुरोपैथी में अब ये ठीक नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा बढ़ी हुई लगती है। लेकिन ठीक दूसरे दिन बिल्कुल गायब हो जाती है, जैसे कि अदृश्य हो जाना। तो इसमें ज्यादा समय लगता नहीं है, ये मेरा अनुभव है। जी जी सही है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। बिल्कुल सही है सर, सही है। एक्चुअली मेरे पूछने का पर्पस यही था कि देखिए, हम लोग तो डॉक्टर साहब का ऐसा सुयोग रहा, संयोग है, लोग हैं कि डॉक्टर साहब के गाइडेंस में हम लोग अपने आप को बहुत हद तक लाइन अप कर लिए हैं। मेन समस्या परिवार और समाज के आसपास लोगों के लिए है। जहां फीवर हुआ, आजकल मोस्ट कॉमन, पहले पैरासीटामोल था, आजकल डोलो मतलब लोग ऐसे खाते हैं कि जैसे कुछ नाश्ता कर रहे हो। तो मैंने, और लोगों को अगर यह बताया जाए एनिमा के बारे में, तो इस नजर से देखते हैं कि जैसे दुनिया का वो 10वां आश्चर्य कोई बता दिया गया। तो वही कैसे उसको टैकल किया जाए। अब थोड़ा सा सर जो बताते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स का या वाटर फास्ट या सिट्रस फ्रूट्स के साथ, ये थोड़ा सा कन्विंसिंग वही है, उसको हाउ टू गाइड देम। मेरा वही पूछना था। वो तो आप बिल्कुल सही हैं, आपने टेस्ट किया है, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है। फिब्रिस हुआ तुरंत खाना छोड़ दो और मैक्सिमम गर्म पानी। हाँ जी, सागर जी बताइए। थैंक यू सर जी। सागर जी बताइए। सागर आप कुछ पूछ रहे थे। म्यूट है आपका सागर, आपका म्यूट है। हेलो। हाँ जी पूछिए। मीना। मैं बोलना चाह रही थी मीना। हेलो। हाँ पूछिए। मेरा ये कहना है कि आज के समय में, आधुनिक समय में जो डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों में, तो इस पर भी हमको एक सेशन रखना चाहिए कि डायबिटीज कैसे हो जाता है और किस कारण से है, और क्या लाइफ स्टाइल में हमको चेंज करना चाहिए और किस लाइफ स्टाइल की ये देन है। तो इस बारे में भी थोड़ी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया है आपका क्वेश्चन, थैंक यू, नोट कर लिया है। तो बीपी के अलावा शुगर को भी हम लोग ऐड करेंगे किसी सेशन में, नेक्स्ट आने वाले सेशन में। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं दीवान बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। हाँ सर, ये बोल रहा था कि जैसे अब हम लोग रॉ फूड में तो काफी हद तक आ गए, पूरी फैमिली भी है और काफी बेनिफिट भी हुआ है, सारी चीजें, मतलब मुझे तो खुद डायबिटीज था तो रिवर्स हो गया है, कभी अब कुछ ऐसा इशू आता नहीं है। लेकिन जब भी आपसे मिलते हैं, इस तरह से चर्चा होती, तो और भी जानने की वो रहता है कि किस तरह और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो कुछ चीजें जैसे मुझे दिमाग में आती है, जो प्रकृति, पुराने हमारे पूर्वज थे जो प्रकृति से जुड़े हुए थे और वो प्राकृतिक चीजें करते थे, जैसे नीम का दातून, या फिर अभी बहुत चल रहा है कि जो गुआवा के लीव्स होते हैं, यदि आप सुबह 2 पत्ती खाते हैं खाली पेट, तो काफी वो फायदा करता है।
तो थोड़ा सा इन चीजों पे भी आपके विचार जानना चाह रहे थे कि रॉ फूड के अलावा जो हमारी प्रकृति में है, तो उसको यदि जैसे मैंने गुआवा लीव्स की बात की, क्या हम उसको सुबह खाली पेट 2 पत्तियां रोज ले सकते हैं, और यदि ले सकते तो उससे कितने दिन तक मतलब उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? तो बहुत सारे नेचुरल चीजें जो है रॉ फूड के अलावा, उस पे भी कभी ऐसा चर्चा हो पाए कि वो मिथ है या सचमुच में कुछ हमारे उसके लिए अच्छा है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है जो नेचुरोपैथी कम्युनिटी है या बोलो नेचुरल हाइजीन कम्युनिटी है, कि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हम लोगों को नेचुरोपैथ लोगों को किसी भी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, हर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करना है, एकदम सही है। फिर कई जगह पे देखा जाता है कि कुछ हर्ब लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको कुछ फ़ायदा होता है। तो इसके ऊपर एक सेशन रख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ मोटे तौर पे कि मेरा जो अनुभव है, और दूसरे भी जो बड़े नेचुरोपैथ हैं उनका भी अनुभव है, उनकी किताबों में ही मैंने पढ़ा है कि मेडिसिन के नाम पे जो प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल केवल वहाँ तक उचित है, टर्म्स याद रखना, केवल वहाँ तक उचित है जब तक कि वो हमारी बॉडी में क्लिनजिंग को सपोर्ट करती है, डिटॉक्सिफिकेशन को। देखिए हर चीज़ को पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा कि मूल नियम क्या है प्रकृति का। जिस दिन आपने मूल नियम समझ लिया तो हर चीज़ को उस मूल नियम से मैच करा के आपको लेना है। जिस दिन आप प्रकृति के नियमों को समझ जाएंगे तो हर चीज़ जो है उसको आप उस मूल नियम से टेस्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए कोई ये बोलता है कि ये पत्ती खाइए आप, तो आपको पहले सोचना चाहिए कि पत्ती में है क्या, और ये पत्ती मेरी क्लिनजिंग को सपोर्ट करेगी क्या। तो कई बार करती है, तो उसको एज ए मेडिसिन यूज तब तक किया जा सकता है जब वो हमारी क्लिनजिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन जो भी हर्ब्स होती हैं, चाहे वो ये इसकी गुआवा की पत्ती हो, वो भी एक जड़ी बूटी है, उससे भी दवाई बनती है, उसको खाने के तौर पे हम रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड एंजाइम होते हैं उसमें। वो हमारे शरीर के सिस्टम को ज़्यादा मात्रा में जाएंगे तो डिस्टर्ब कर देंगे, उसको हमारी बॉडी हैंडल नहीं करेगी, फिर हमारी किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर वो बर्डन होगा। तो वो क्लिनजिंग के तौर पे यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो 2-4-5 दिन कर लिया जिस पर्पज़ से कर रहे हैं, और वो सपोर्ट करती है क्लिनजिंग को, उस हद तक उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस हद तक। उसके अलावा वो फूड का पार्ट नहीं है कि उसको हम रेगुलर डाइट में उसका इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से। जी डॉक्टर साहब, वही हमने बताया जैसे कि ये गुआवा लीव्स की 2 लीव्स, तो वो फूड के लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन क्या उसको ले सकते हैं इस तरह से? 2 लीव्स होता है, मिनिमम क्वांटिटी हो जाती है क्योंकि छोटी लीव्स रहती हैं। वही मैंने उसका जनरल गाइडेंस आपको दे दिया है कि किस पर्पस से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसी ने भी बोला है तो उसको आपको पहले समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और फिर अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा। काफी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन होते हैं। नहीं, उस तरीके से नहीं खाना, वो फूड नहीं। देखिए इसका एक और साधारण नियम है, मैं आपको बता दूं। एक ये नियम आपने बताया है कि जिससे भूख मिटती है वही हमारा फूड होना चाहिए। आपको ये सोचना है कि उस आइटम को क्या सिंगल भरपेट हम खा सकते हैं? वो तो है सर। हाँ, नहीं खा सकते तो एक्चुअल फूड नहीं है वो फिर उससे सब स्टैंडर्ड का हो गया। यदि मान लो खाए भी आप, अब कुछ नहीं मिलेगा तो आप बिही की पत्ती खा के जिंदा रहेंगे, वो बात अलग है, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि हमारे पास बेटर क्वालिटी का फूड उपलब्ध है, फ्रूट्स जिसको बोलते हैं, तो फिर हमको बिही की पत्ती खाने की जरूरत क्या है। अब बिही मान लो फल नहीं मिलता तो फिर हम लोग काय में शिफ्ट होते हैं, सब्जी और सलाद पे, है ना, ज़्यादा। लेकिन सब्जी सलाद जो है वो फल के मुकाबले में थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी होता है, तो ठीक है खा लेते हैं। लेकिन यदि फल उपलब्ध हैं तो हमको फल पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, सब्जी सलाद जो है उसके बाद उसको भी खाएंगे, लेकिन मेन फूड जो है ना वो फ्रूट्स होना चाहिए। तो पत्ती तो इसमें आती नहीं है, तो सर्वाइवर के लिए तो हम खा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन वो फिर शरीर को देखना है, करके देखना है। लेकिन एज ए रेगुलर नहीं खाना है उसको, रेगुलर फूड ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। जी हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी पूछिए, आवाज़ नहीं आ रही है। सर मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रही।
सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? अभी आ रही है, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था आप पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे ना, तो वो मेरे सामने है, बात कराऊं क्या आपकी? नहीं अभी नहीं, ये तो अभी सेशन चल रहा है, अपन अलग से बात करेंगे। ये लीजिए सर। हाँ अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं, बताइए। अच्छा ओके सर। दूँ सर? हाँ अच्छा, बात करा दीजिए 2 मिनट। सर दूँ? हाँ बात करा दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर ये दवाई में बहुत दिन से खा रही हूँ लेविटिलोडॉन, लेकिन मेरा ना क्या बोलते हैं ना, ये माथ का दर्द और का दर्द नहीं। देखिए अभी तो आपकी अंग्रेजी दवाई भी चल रही है ना, बंद नहीं करी पूरी ऐसा आपने। क्यों आते रहते हैं, ये क्यों? आपकी तो अभी अंग्रेजी दवाई आप बंद नहीं कर पाए। नहीं अभी बंद नहीं करी। हाँ, तो अंग्रेजी दवाई यदि आपने बंद नहीं किया तो नहीं वो जब अप्रैल। हाँ पूछिए। क्या हुआ सर? हाँ पूछिए ना, आप कुछ बीच में आप कुछ बोल रहे थे। असली में सागर जी बाद में बात करेंगे, आपके यहाँ से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, आवाज़ पूरी नहीं आ रही है ना, क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, अपन बाद में भी बात कर लेंगे। जी सर। ठीक है ना। तो क्या इनका एलोपैथिक दवाई चल रही है ना, तो एलोपैथिक दवाई चलते चलते एक्चुअल सिम्टम के अलावा दवाइयों के साइड इफेक्ट के भी सिम्टम आ जाते हैं, बीमारी के सिम्टम के अलावा। तो बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आती है, और कितना फ़ायदा होगा नहीं फ़ायदा होगा ये आप समझ ही नहीं सकते जब तक कि पूरी दवाइयाँ बंद ना हो। तो एक हम लोग के साथ दिक्कत होती है कि जब एलोपैथिक दवाई खाने वाले लोग आते हैं, तो पहला काम होता है कि एक प्रोसेस चलाई जाए कि इनकी दवाइयाँ बंद कराई जाए। जब दवाइयाँ बंद होती उसके बाद असली जो आराम मिलना चालू होता है वो दवाइयाँ ख़त्म होने के बाद। दवाइयाँ यदि चलती रहती हैं, कोई भी दवाई चले, चाहे आयुर्वेदिक चले, चाहे ये क्या बोलते हैं अपना एलोपैथिक दवाई चले, तो उसमें चलते चलते आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये सिम्टम कहाँ से आ रहा है, वो बीमारी के सिम्टम है नहीं है। रोज़ तो टॉक्सिन बॉडी में हम लोग खुद ही डाल रहे हैं, तो उसमें कुछ भी रिकवरी होने का चांस नहीं रहता है जब तक कि दवाई केमिकल 0 ना हो जाए। उसके बाद शरीर का रिस्पॉन्स चालू होता है, क्योंकि शरीर का काम है टॉक्सिन को, दवाइयों को शरीर से बाहर निकालना, और हम दवाई भी खा रहे हैं और एक तरफ से शरीर से दवाइयों को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कितने सक्सेस हो पाएंगे ये बताना मुश्किल है। तो पहले तो दवाइयाँ बंद करने की प्लानिंग की जाए, कैसे बंद करेंगे उसको इंटेलिजेंटली हम लोग लागू करें, है ना। और फिर उसके बाद फिर क्लिनजिंग हो, फास्टिंग हो, जूस फास्ट हो, है ना। तो इस तरीके से उसको किया जाए। ठीक है, तो आज का ये सेशन मेरे ख्याल से अब समाप्त किया जाए, और नेक्स्ट सेशन के बारे में फिर आपको सूचित करूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद फिर से सबसे मुलाकात हुई, चेहरे देखने मिले, और नए लोग भी काफ़ी आए, नए लोगों को भी धन्यवाद। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।